नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान के अध्याय 5 जिसमें दिया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को हल करने से पहले पहले हम उस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, पहला दिया है कि सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग टोबेराइनर है ना, ये एक जर्मन के रसायन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को क्या किया, समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ऐसे तत्वों को समूह में जमाने का प्रयास किया जिनके गुण धर्म कैसे हो, समान हो, जो एक ही प्रकार के गुण धर्म प्रदर्शित करते हों। ऐसे तत्वों को उन्होंने समूह में एकत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। उन्होंने क्या किया, 3-3 तत्व के समूह बनाए और उन्हें नाम दिया त्रिक। इन्हें त्रिक कहा। त्रिक 3 समूहों वाला 3 तत्वों वाला एक समूह है। त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल न हो सकी, क्योंकि इनमें कुछ सफल न होने का कारण वही, क्योंकि सभी तत्व क्या है, समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। हर तत्व किसी न किसी प्रकार से अन्य तत्व से भिन्न होता है, तो यह वर्गीकृत करने का यह तरीका भी असफल रहा। उसके पश्चात क्या हुआ, प्रत्येक तत्व की विशेषताएं और गुण परमाणु भार अलग अलग होते हैं। देखिए, ये यहाँ कहा गया है कि हर तत्व की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उनमें परमाणु वजन कितना होता है वह सब अलग होते हैं, तथा तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तत्व किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, इसके आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु और अधातु क्या होते हैं, ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ। धातुएं जो होते हैं, साधारण भाषा में यदि हम कहें तो धातुएं वे तत्व होती हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देती हैं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं। और अधातु विद्युत कुचालक होती हैं या विद्युत को अपने अंदर से होकर प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अगला है, सन 1803 में डाल्टन ने परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। अब 1803 में पहले सर्वप्रथम किसने किया, 1817 में जर्मन वैज्ञानिक ने वुल्फगांग ने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में एकत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व जो है वो चुने और उन्हें त्रिक कहा, लेकिन यह पद्धति सफल नहीं हो सकी। उसके पहले डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने अपने स्वयं की एक आवर्त सारणी बनाई, उनमें तत्वों को जमाया। इस प्रकार की कुछ आवर्त सारणी होती हैं और इनमें ये तत्व लिखे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो परमाणु भार होते हैं, परमाणुओं का जो वजन होता है, उसके अनुसार उन्होंने तत्वों को परमाणु भार यानी उनके वजन के हिसाब से आवर्त सारणी में जमाया, है ना। फिर क्या हुआ, न्यूलैंड ने, ये भी एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, इन्होंने सन 1866 में अष्टक नियम के आधार पर 56वें तत्व थोरियम तक वर्गीकरण किया। इन तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने कहाँ तक किया, द्रव्यमानों के आधार पर, अष्टक नियम के आधार पर 56वें तत्व जो थोरियम तत्व होता है यहाँ तक किया। परंतु यह नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक नियम जो था ये भी सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। बाद में कई ऐसे तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से भिन्न थे। न्यूलैंड जो अपना अष्टक नियम दिया था उससे कुछ तत्व अलग पाए गए, तो यह सिद्धांत भी असफल रहा। इसकी भी एक स्वयं की सीमा थी, तो यह भी सफल नहीं हो सका। इसके बाद क्या हुआ, तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय, सबसे अगर विशेष किसी को श्रेय दिया जाता है तो वे थे रूसी वैज्ञानिक रसायनज्ञ थे डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को कहा जाता है।
इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया और आज भी इनके द्वारा जो तत्व जमाए गए थे आवर्त सारणी में उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव को। इनका पूरा नाम डिमित्री इवानोविच मेंडलीव था। इनका आवर्त नियम जो है मेंडलीव के आवर्त नियम से प्रसिद्ध हैं। इनके आवर्त सारणी का नाम या आवर्त नियम का नाम क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का सिद्धांत ही वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी का आधार हैं। अभी जो आवर्त सारणी प्रयोग में लाई जाती है वह मेंडलीव के आधार से ही बनी गई है। देखिए, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए और इनमें संबंधित तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की तथा उनके गुणों का भी अनुमान लगाया। इस प्रकार यह नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती हैं। मेंडलीव ने उस समय कुछ तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ दी भविष्य के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ भविष्य में कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिन्हें उनके स्थान इस जगह पर प्राप्त होंगे या उनका स्थान इस जगह पर होना चाहिए। इस कारण से उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए तत्वों के लिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी को आवर्तों यानी पीरियड्स, आवर्त जो होते हैं, तथा वर्गों इन्हें ग्रुप में बांटा। आवर्त जो होते हैं ये आड़े होते हैं ना, जो इस प्रकार से ये जो होते हैं ये आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, और यह खड़े जो होते हैं स्तंभ इन्हें कहते हैं वर्ग। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को आवर्तों में तथा वर्गों में बांटा। क्षैतिज पंक्तियों को, जो इस प्रकार की पंक्तियाँ होती है क्षैतिज धरातल से जुड़ी हुई, वे तत्व क्या कहलाते हैं? वे पंक्तियाँ आवर्त कहलाती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं स्तंभ जैसे उन्हें वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की दूरदर्शिता के कारण अक्रिय गैसों की खोज होने पर सारणी में छेड़छाड़ किए बिना इन्हें नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, काफ़ी दूरदर्शी थे वो, तो उनके इस दूरदर्शिता के कारण क्या हुआ, जो अक्रिय गैसें थी जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, अक्रिय गैसें, उन्हें आवर्त सारणी में सबसे अलग रख दिया गया बिना किसी सारणी में छेड़छाड़ किए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा या कॉपी में देखिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मेंडलीव अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान न दे सके तथा बाद में समस्थानकों की खोज होने पर सारणी में इन्हें उचित स्थान देने में कठिनाई उत्पन्न हुई। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष था। सबसे कठिन दोष यही रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी का कि वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो तत्व था उन्हें किसी उचित स्थान देने में समर्थित नहीं हो सके, ना वो उचित स्थान दे सके। इसके कारण क्या हुआ, बाद में उसे स्थान देने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हुई। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो था वह 1 था, तो इसमें बहुत समस्या वाली बात यह थी कि इसका स्वयं का कोई अष्टक नहीं था पूरा, है ना, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है, जो सबसे भीतरी कक्षा होती है किसी भी परमाणु की, उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम, है ना। तो इसके पास हाइड्रोजन का स्वयं का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, यानी इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो यह इसका जो प्रारंभिक कक्षक होता है उसे भी पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है ना। और यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है यह खुद अगर दे दे तो इसके पास कुछ नहीं बचता है, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इसके जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। तो इसके इस गुण धर्म के कारण उन्होंने क्या, यह विशेष गुण है हाइड्रोजन का, तो इस कारण से वे अपने आवर्त सारणी में इसे उचित स्थान नहीं दे सके, है ना। तो यह मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसका एक बहुत बड़ा दोष था। सन 1913 में हेनरी मोसले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म हैं। यानी सन
1913 में हेनरी, एक वैज्ञानिक थे हेनरी मोसले, उन्होंने बताया कि यदि हम तत्वों को उनके भार, परमाणु भार यानी वजन के अनुसार न जमा कर उन्हें परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे जिस परमाणु क्रमांक का, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, इस प्रकार से यदि जमाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। उन्हें तो इनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या के हिसाब से तत्वों को जमाया। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। ये हम जब मैं आप लोगों को आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम धातुओं एवं अधातुओं, ये अधातुओं कर रखा है, अधातुओं है ना, अधातुओं कर लेना इसे, अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध अधातु कहा जाता है। इन्हें अर्ध अधातु कहा जाता है। किन्हें? ये जो तत्व दिए गए हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलिनियम, इनमें क्या है, यह धातुओं के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के भी, है ना। यानी कि इनमें से धारा प्रवाहित होती भी है और नहीं भी होती है ना। यानी कुछ मात्रा में होती है, नहीं भी और होना का मतलब कुछ मात्रा में, कम मात्रा में इनमें से धारा यानी करंट आ जा सकता है। इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं। ये तत्व जो हैं अर्ध धातु या उपधातु कहलाते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या इन्हें Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया है। आज की जो आधुनिक समय में आवर्त सारणी का जो प्रयोग किया जा रहा है उनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो दोष थे उनको दूर किया गया। जैसे मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई व्यवस्थित स्थान नहीं दिया, है ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हमें सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व प्राप्त हो गया, यानी इसे उचित स्थान दे दिया गया। तो उसका मेंडलीफ के आवर्त सारणी का जो सबसे प्रमुख दोष था वह उसका निवारण हो चुका। किसके माध्यम से? आधुनिक आवर्त सारणी के माध्यम से। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ, है ना, समूह, यानी 18 खड़े स्तंभ होते हैं ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए, इस प्रकार से होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती हैं। संयोजकता क्या होती है ये भी हम आगे समझेंगे, अभी आप लोग इन बिंदुओं को मुख्य रूप से समझ लीजिए। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती हैं। उनके कोष जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं ना। इस प्रकार से यह क्षैतिज रूप में होती हैं एक दूसरे के ऊपर या नीचे, तो ये इस प्रकार जो होती है इन्हें कहते हैं आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? 7। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या तो समान रहती है परंतु परमाणु संख्या तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। यानी आवर्त सारणी जो होती है इनमें हम आवर्त देखें, ये आवर्त इस प्रकार से जो होते हैं, है ना, तो यदि हम बाएं से इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा, इन तत्वों में कोषों की संख्या तो समान होती है, यानी इनमें कोष तो समान होते हैं परंतु परमाणु संख्या जो है वह बढ़ती जाती है। यानी परमाणु क्रमांक यदि जैसे इसका 18 है ना, इसका 18 है तो इसका 19 हो जाएगा, इसका अगले का 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, इस प्रकार। तो इनके
परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों में इकाई वृद्धि यानी एक एक की वृद्धि होती जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे जो बिंदु हैं उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे।